अच्छा, मुझे भी ना रिकॉर्डिंग का याद करा दिया करें, तो मैं भी दोबारा से बताते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आज हमने लास्ट क्लास में जिस तरह बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम को देखा था, इसी तरह उसी को हम आगे साथ लेके चल रहे हैं। तो उसमें हमने मेनली ना 4 स्टेप्स देखे थे कि हमने कहा था कि हमारा डाटा एज़ अ इनपुट फॉरवर्ड पास जाता है, यानी कि इनपुट से स्टार्ट होता है, फिर फर्स्ट लेयर में जाएगा, फिर सेकंड लेयर में जाएगा, फिर हमने कुछ हिडन लेयर्स उस टाइम देखी थी और फिर फाइनल हमारे पास एक आउटपुट लेयर थी जिसने प्रेडिक्शन करके देनी थी। फिर हमने कहा था कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगी उसको और जो एक्चुअल में हमारी टारगेट वैल्यू आई थी, उन दोनों को आपस में वो उसका लॉस कैलकुलेट करता था कि कितना डिफरेंस है, और वो हम एरर कैलकुलेट करते थे। फिर उस एरर की बेस पे हम रिवर्स जाते थे अपनी लेयर्स के अंदर, यानी कि अब पहले हमने फॉरवर्ड पास में इनपुट लेयर से स्टार्ट किया और आउटपुट लेयर तक आए। अब हम आउटपुट लेयर से स्टार्ट करेंगे और पीछे की तरफ प्रोपेगेट करते जाएंगे, और साथ साथ हम कह लें कि वेट्स की जो वैल्यूज़ होंगी उनको अपडेट कर देंगे। तो अब ये जो सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकली देखी थी, हम ट्राई करते हैं कि आज उसको ना चीज़ों को थोड़ा बेहतर समझने के लिए किसी कोई डाटा सेट लेते हैं और उस पे इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या कहते हैं कैगल से एक डाटा सेट, सैंपल डाटा सेट लिया है, चर्न प्रेडिक्शन उसमें हम करेंगे। तो हमारा जो मेन फ़ोकस होगा उसमें ये नहीं कि हम डाटा प्री प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं या कैटेगरिकल वैल्यूज़ को रिमूव कैसे करना है या कौन से रोज़ एंड कॉलम्स रखने हैं। मेनली जो हमारा इसमें होगा वो ये होगा कि हम इस चीज़ को देखेंगे किस तरह से हमने कह लें कि टेंसरफ्लो को यूज़ करके हमने एक तो वो मॉडल्स की लेयर्स क्रिएट करनी है, और वो मॉडल की लेयर्स में काम कैसे हो रहा होता है उस चीज़ को हम फ़ोकस करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं वही 2 लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कर ली हैं, देन डाटा सेट को लोड किया। ये उसका डाटा सेट का हमारे पास हेड है। dev डॉट हेड से हम ये देखते हैं। इसमें जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास कस्टमर की आईडी है, सरनेम वगैरह है, फिर क्रेडिट स्कोर है, जियोग्राफ़ी है, इस तरह जेंडर, एज, टेन्योर, बैलेंस, और ये सारे इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। देन हमने ये गेट डमीज़ के थ्रू कह लें कि जो हमारे पास कैटेगरिकल व कॉलम्स थे उनको हैंडल किया है। और उसके बाद हमने, आपको याद होगा कि जिस तरह मशीन लर्निंग में हमारे पास क्या हो रहा होता था कि हम डाटा सेट जो होता था उसको हम 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। यानी कि एक फीचर इनपुट में और एक हमारे पास जो टारगेट वैल्यू होती थी। तो अब हमारे पास इसमें एग्ज़िटेड का जो कॉलम था बेसिकली वो हमारा क्या था, टारगेट वेरिएबल थे, आपको नज़र आ रहा होगा ये एग्ज़िटेड के नाम से। अब इसमें हमने क्या किया कि जो एक्स था हमारे पास उसमें से हमने इसको ड्रॉप कर दिया और वाई में हमने इसको सेव कर लिया। तो इस तरह हमारे पास कह लें कि हमने डाटा सेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक में मतलब है कि हमारे पास सिर्फ़ एक्स उसके इनपुट फीचर्स, और वाई यानी कि जो उसकी हमारी टारगेट वेरिएबल है, जिस पे हमने प्रेडिक्शंस करनी है। देन इसी तरह जिस तरह हमारे पास मशीन लर्निंग में हमारे पास ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट की हमारे पास लाइब्रेरी होती थी, उसकी मदद से हम अपने डाटा को मज़ीद डिवाइड कर देते 2 हिस्सों में। यानी कि जैसे हमारे पास अगर 100 का सैंपल डाटा सेट है तो हम कह देते कि हमारे पास 80% है जिसको हम एज़ अ ट्रेनिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। बाकी जो 20% है उसको हम वैलिडेशन के तौर पे यूज़ करेंगे या टेस्टिंग सेट के तौर पे यूज़ करेंगे, ताकि हम बाद में कंपैरिज़न कर सकें कि हमारा मॉडल सिर्फ़ सीन डाटा पे छट रहा नहीं हुआ बल्कि अनसीन डाटा पे वो प्रेडिक्शन अच्छी दे रहा है। देन उसके बाद क्या कहते हैं हम इसको कह लें कि जिस तरह उधर मशीन लर्निंग में हम स्केल कर रहे थे, यहाँ पे भी हमने स्टैंडर्ड स्केलर के थ्रू इसको क्या कर लिया, डाटा को स्केल कर लिया। तो अगर हम इसकी शेप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा 8000 और 11, यानी कि हमारे पास इसमें 11 कॉलम्स हैं और 8000 रोज़ हैं। तो 11 कॉलम से मुराद ये हुआ कि हमारे पास 11 इनपुट्स जाएँगी जो हमारे मॉडल में जा रही होंगी। अच्छा, बेसिकली आज का जो ये जो लेक्चर है इसमें मैंने ये डाटा सेट इसलिए भी चूज़ किया और ये सारी चीज़ें हम कोड के थ्रू इसलिए देख रहे हैं ताकि हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने थ्योरेटिकल की तरफ मज़ीद जाना है, थ्योरी की तरफ, तो उसमें फिर आप चीज़ों को ना रिलेट कर सकें, किस तरह ये चीज़ें रिलेट कर रही हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ थ्योरी की ही तरफ रहेंगे तो वो इतना समटाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना उसको यूज़फुल नहीं समझ रहे होते ना, कि हम सिर्फ ये थ्योरी पढ़ रहे हैं और फाउंडेशंस हालाँकि ज़रूरी होती हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि साथ आज हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं और किसी डाटा सेट के ऊपर अपना मॉडल बिल्ड करके प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो थोड़ा एक तो कह लें कि आपको भी तजस्सुस में डालेगा कि किस तरह से मॉडल काम कर रहा है। तो ख़ैर, हमने हमारे पास ना टेंसरफ्लो की कह लें लाइब्रेरी, और वहाँ से हम केरॉस के मॉडल को यूज़ करते हैं। जैसे आज जो हम सीक्वेंशियल मॉडल्स को यूज़ करें सीक्वेंशियल एपीआई के थ्रू, तो उसमें हमने साथ ही डेंस लेयर्स को बनाने के लिए हमने साथ कहने की डेंस की लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर ली है। तो अब हमारे पास होगा क्या कि हमने कहा कि हम इस तरह से करते हैं कि एक मॉडल बनाते हैं, हमने सीक्वेंशियल फंक्शन कॉल किया,
और उसको मॉडल में सेव कर लिया। फिर हमने कहा कि मॉडल में हमने ना लेयर्स कितनी बनानी है। तो उसके लिए हमने कहा कि आप इस तरह से करो कि इसमें डेंस लेयर यानी कि 3 लेयर्स रख दो। और आपको याद होगा कि हम ना एक्टिवेशन फंक्शंस कोई ना कोई इसमें थ्रू पास करते थे। तो हमने 2 तरह के एक्टिवेशन फंक्शन अभी तक देखे थे। एक हमने देखा था स्टेप फंक्शन और दूसरा हमने सिग्मॉइड देखा था। तो हमने इस केस में सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन को यूज़ किया है और हमारे पास जो हमने किसी चीज़ में से पास किया है वो है हमारे पास इनपुट। के इनपुट की जो डायमेंशन है वो कितने 11 है और ये मैंने 11 क्यों पास किए हैं भला? क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पे हमने इनपुट डायमेंशंस की वैल्यू 11 क्यों रखी है? एनीवन? के पास 11 है कॉलम्स। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पास जो डाटा था उसमें अगर हम देखा तो क्या था हमारे पास 11 कॉलम्स थे इनपुट के लिए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इनपुट की वैल्यू रखी है 11 रखी है। और दूसरा हमने ये कह लें कि हमारी आउटपुट लेयर है जिसमें हमने यहाँ पे वैल्यू 1 पास के साथ एक्टिवेशन सिग्माइड। अच्छा, ये जो मैंने 3 लिखा है और 1 लिखा है बेसिकली ये क्या बता रहे हैं? ये हमारे पास आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हम ना न्यूरॉन्स की वैल्यू खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, खुद से बता सकते हैं कि हम कितने एक जो लेयर है उसमें कितने न्यूरॉन्स हों। तो हमने कहा कि हमारे पास जो ये फर्स्ट लेयर आ रही थी इसमें हमने 3 न्यूरॉन्स को लिया। इसी तरह जो हमारे पास आउटपुट पे जो फाइनल लेयर थी उसमें हमने कहा कि हमने यहाँ पे 1 न्यूरॉन रख लिया। तो अगर हम इसको मॉडल डाट समरी से देखते भी हैं तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये बता रहा है कि आपके पास जो ये डेंस लेयर है उसमें आपके पास ये इधर 3 न्यूरॉन और यहाँ पे 1 न्यूरॉन है। और अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये परम से लिखा हुआ है या इस कितने पैरामीटर्स हैं जो हमने इधर जो है ना कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे इसने टोटल पैरामीटर्स 40 लिखे हुए हैं। तो ये कौन से पैरामीटर्स की बात कर रहा है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, जो साथ इसने देखे हैं अगर हम नीचे तो ट्रेनेबल पैरामीटर इसने लिखे हैं। तो ये कौन से ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं जो कि जिनकी वैल्यू यहाँ पे 40 है? एनी गेस? कि हमने मैं दोबारा से पूछ लेता हूँ सवाल कि मैंने देखें हमने ये तो चीज़ें हमें पता लगी कि हमारे पास ये 3 न्यूरॉन है, ये हमने एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर लिया और उसके बाद ये हमने बता दिया कि हमारे पास क्या है यहाँ पे 11 जो हमारी इनपुट्स थी, इस वजह से हमने इनपुट डायमेंशंस की वैल्यू 11 सेट कर दी। यहाँ पे हमने भी बता दिया कि जो आउटपुट लेयर है जो हमने बनाई सेकंड, उसमें हमने 1 न्यूरॉन रख दिया। लेकिन अब यहाँ पे जो एक चीज़ आ रही है, टोटल पैरामीटर्स भी ये बता रहा है जी 40 हैं और ट्रेनेबल पैरामीटर्स भी बता रहे हैं 40 हैं। तो ये कौन से पैरामीटर्स हैं? ये किन पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं? एनी आइडिया? नो वन? अच्छा, चलिए इसको समझने के लिए ना हम एक ये विजुअल ड्रा करते हैं और उसमें देखते हैं। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसमें ये देखें अगर हम, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है 11 ना, कि हमारे पास जो 11 इनपुट्स थी। तो अब मैंने आपको बताया देखा है हमारी लेयर में क्या हो रहा था, हमने कहा था कि हमारे पास जो पहले हैं वो हमारे पास 3 न्यूरॉन्स हैं जो हमने फर्स्ट लेयर में रखे। और ये हमारी जो आउटपुट लेयर थी उसमें हमने कहा था कि हमने 1 न्यूरॉन रखे हैं। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो 11, आपको याद होगा कि हमने कहा था जब हम इसकी परसेप्ट्रॉन कर रहे थे तो हमने कहा था जब एक इनपुट किसी एक न्यूरॉन के साथ जाके अटैच होती है तो उसके साथ कोई ना कोई वेट, साथ कनेक्शन बनाने के लिए कोई ना कोई एक वेट असाइन हो जाए जिसको हम W1 W2 और W3 देख रहे थे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 11 इनपुट्स थी। तो हर इनपुट के साथ, क्योंकि ये 3 जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं उनके साथ वो मल्टीप्लाई होंगी और हमारे पास उतने वेट्स क्या हो जाएँगे, ऐड हो जाएँगे, उनके साथ कनेक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास 11 इनपुट्स थी और मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि हमारे पास हर इनपुट का इन तीनों न्यूरॉन के साथ क्या होगा, कनेक्शन होगा। तो इस तरह हमारे पास टोटल 23 वेट्स क्या हो गए, अटैच हो जाएँगे इनपुट्स के साथ। सेकंडली हमने कहा था कि जो एक न्यूरॉन होता है, हर न्यूरॉन के साथ एक जो वैल्यू अटैच होती है वो हमारे पास 22 की वैल्यू हम अटैच करते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 7 क्या है 3 22 की वैल्यू ऐड हो गई है। ये बात की हमने अभी तक सिर्फ इस लेयर की, यहाँ तक। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट में अब जाते हैं तो अब अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास अब हमने देखा था कि हमारे पास जो इस लेयर की आउटपुट होगी बेसिकली वो अगले न्यूरॉन के लिए क्या हो जाएगी, उसकी इनपुट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास 11 इनपुट्स थी और यहाँ पे अब हमारे पास कितनी इनपुट्स आ गई, 3 इनपुट्स आ गए। तो हमने 3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमारे पास जो न्यूरॉन है अब वो एक है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और साथ अब एक ही न्यूरॉन है तो एक ही 22 इसमें आएगी, तो एक 22 हमने ऐड कर दी। तो अब अगर हम इसको देखो तो 11 3 ज़ार 33 प्लस 3 हमारे पास 36 आ गया और यहाँ से हमारे पास ये 4 बना, 36 प्लस 4 यानी कि टोटल हमारे पास जो पैरामीटर्स बने वो कितने बन गए, 40 बन गए। इस क्या कहते हैं डायग्राम से आपको थोड़ा आइडिया बेहतर हुआ है कि कैसे हमारे पास वो 40 पैरामीटर्स आ रहे थे और जिसको 40 ट्रेनेबल पैरामीटर्स कह रहा था। हाँ जी, अब क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, तो ये इस तरह से हमारे पास हम जो पैरामीटर्स होते हैं इसको इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो ये 40 पैरामीटर्स लिखे हुए थे और ये जो ट्रेनेबल 40 पैरामीटर्स, ये ट्रेनेबल भी इसलिए इनको लिखा हुआ है क्योंकि आपको याद होगा कि हमने कहा था कि बेसिकली जो हमारे परसेप्ट्रॉन की ट्रेनिंग का पर्पस होता है या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को ट्रेन करते हैं न्यूरल नेटवर्क को, तो बेसिकली उसमें हम ट्रेनिंग में क्या कर रहे होते हैं कि हम उसको कोई डाटा फीड करते हैं और उस डाटा की बेस पे वो लॉस वगैरह कैलकुलेट करके उसके अंदर जितने हमारे पास ये कनेक्शन वेट और बाइसेस आती हैं बेसिकली इनकी वैल्यूज़ शुरू में जो कि हम रैंडमली असाइन करते हैं उनको उनको क्या करता है अपडेट करता रहता है और वो इस तरीके से अपडेट करता है कि हमारे पास जो लॉस था वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, यानी कि हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू थी और जो हमारी एक्चुअल आउटपुट थी उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कम रह जाए और हमारा मॉडल फिर उस चीज़ पे ट्रेन होता जाता है। तो होप सो आपको ये चीज़ अभी क्लियर होगी कि हम ये जो कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखते हैं इनके बिहाइंड क्या मतलब कि इंट्यूशन क्या होती है या क्या प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। देन इसके बाद अब हमने मॉडल को कंपाइल करना होता है। तो अभी आपको याद होगा कि हमने अभी ऑप्टिमाइज़र्स के बारे में नहीं थ्योरेटिकली पढ़ा, इसके लिए वक्ती तौर पे आप सिर्फ ये याद रखें कि हम ऑप्टिमाइज़र एक इसमें से कहने के पास आउट करते हैं और मोस्टली हम एटम का भी यूज़ करते हैं और भी ऑप्टिमाइज़र्स मौजूद हैं। दूसरा लॉस के लिए क्योंकि हमारे पास कह लें कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो इस वजह से हमने कह लें कि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इस लॉस को फ़ंक्शन को चूज़ किया। बाकी मैट्रिक्स यानी कि हमने आपको याद होगा कि हमने किसी न किसी मैट्रिक्स को चूज़ करना था जिसकी बेस पे हम अपने मॉडल को चेक कर सकते हैं तो कितना एक्यूरेटली कुछ चीज़ें बता रहा है या एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा भी है या नहीं कर रहा। तो हमारे केस में क्लासिफिकेशन केस में जो मोस्ट सिंपल कह लें कि हमारे पास मैट्रिक्स होती है वो एक्यूरेसी की होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्यूरेसी को ही चूज़ किया। देन उसके बाद हमने क्या किया कि हमने अपने मॉडल को डॉट फिक्स फंक्शन से हमने अपने डाटा सेट को इस पे ट्रेन कराया। तो अब हमारे पास आपको याद होगा कि हमने एक इसमें से इपॉक्स की वैल्यू तो हमने कहा था कि हमारे पास अगर हमने 100 रखे तो इसका मतलब 100 टाइम्स वो डाटा इसमें से पास आउट हो जाएगा। इसी तरह हमने वैलिडेशन स्प्लिट रखी है 0.2 की। अब हमारे पास वैलिडेशन स्प्लिट बेसिकली क्या कर रही होगी, जिस तरह हमने ऊपर कह लें अबव टेस्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट को यूज़ किया था और हमारा जो डाटा सेट था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। अब यहाँ पे क्या होगा, जो 80% डाटा जो हमने ट्रेनिंग के लिए दिया था ना उसमें से भी क्या करेगा, जी हाँ। 20% डाटा वैलिडेशन के लिए रख देगा। इसमें स्पेसिंग का इशू है। लेफ्ट साइड पे जो फ्रंट है ना, डॉक्टर और जहाँ सारा लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट स्पेस जो है ना वो इतनी कम से कम दें जितनी एनएचएस का जो राइट साइड पे लोगो है ना, उसके राइट पे जितनी स्पेस है वो उसके आई लेफ्ट थिंक सो आपका माइक ऑन है, ये लोगो आ रहा है हमारा, सलमान। उतनी भी स्पेस उतनी हो जितनी एनएचएस के लोगो पे राइट साइड पे है। और इसमें जॉन हॉपकिंस का लोगो भी अंदर करें। ठीक है, बेसिक सेंटर लाइन करना है लेकिन फिर उसको या तो छोटा करें, यानी एनएचएस की सलमान आपका माइक शायद ऑन के है। नीचे वाले जो बैग पे जो लाहौर मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर भी स्पेस देख लें, वो भी ठीक नहीं है, उसको भी बेहतर करें। वो भी इतनी स्पेस दें जितनी आप सलमान आपको आवाज़ आ रही है, आपका के माइक ऑन नीचे है। दी। ओके, हम मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अब हमारे पास क्या होगा कि बेसिकली जो हमारे पास
डाटा सेट 80% हमने ट्रेनिंग के लिए रखा था, उसमें से मज़ीद स्प्लिटिंग होगी और 60% को एज़ अ ट्रेनिंग के तौर पे यूज़ करेगा और जो बाकी 20% है साथ-साथ उसको वैलिडेशन कर रहा होगा हर एपॉक पे। तो दूसरा हमने देखने के लिए कि हर एपॉक पे वाक़ई वो इस तरह से करे, तो हमने क्या किया, हमने उसको एक हिस्ट्री के वेरिएबल में सेव कर लिया ताकि हम भी साथ-साथ देख सकें कि हमारे पास स्टार्टिंग में एक्यूरेसी कितनी थी, लॉस कितना था, फिर वैलिडेशन एक्यूरेसी कितनी हुई और वैलिडेशन लॉस वगैरह किस तरह से मूव ऑन कर रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो जब हमारा जो कहने के इपॉक स्टार्ट हुई है तो उस टाइम हमारे पास जो एक्यूरेसी थी वो 33% पे थी और हमारे पास जो लॉसेस थे वो 70% और 65% पे थे। तो इसी तरह हर इपॉक्स पे जैसे-जैसे हम जाते जाते हैं तो ये मॉडल बेटर ट्रेंड होता जाता है, एक्यूरेसी इंक्रीज़ भी करे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 80% तक भी एक्यूरेसी यहाँ पे गई है और वैलिडेशन एक्यूरेसी भी उसके साथ-साथ इंप्रूव हुई है, 79% तक ये भी आ गई है। इसी तरह जब हम 100 इपॉक्स कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे हमें जो रिज़ल्ट मिलता है उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास 79% एक्यूरेटली वो कर है और साथ में वहाँ पे वैलिडेशन एक्यूरेसी भी 79% पहुँच गई है। तो अब आप ने एक चीज़ जो देखनी है तो इसका हमें ध्यान करना होता है कि हमारा मॉडल ओवर फिटिंग की तरफ ना जा रहा है या अंडर फिटिंग की तरफ ना जा रहा है। तो उसके लिए जो कहने की एक सिंपल चीज़ है जो हम इन दोनों से कंपेयर करके देख सकते हैं एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी में, कि अगर हमारे पास सिर्फ एक्यूरेसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो और वैलिडेशन एक्यूरेसी की वैल्यू इंक्रीज़ ना हो रही हो, तो इसका मतलब है कि हमारा मॉडल ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा है। क्यों भला? क्योंकि हमारे पास ये जो सिंपल एक्यूरेसी की वैल्यू थी, ये तो हमारे पास आ रही है सिर्फ ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर, यानी कि हमारा मॉडल जो डाटा सीन कर रहा है उसकी तो पैटर्न अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। लेकिन अगर वो अनसीन डाटा पे अच्छे से प्रेडिक्शंस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ओवर फिटेड है, कि उसने अपने ट्रेनिंग जो डाटा उसने देखा है, उस पे तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करेगा, लेकिन अनसीन डाटा के ऊपर वो अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का हमने ख़ास ध्यान रखना होता है कि हमारे पास जैसे-जैसे एक्यूरेसी अगर इंक्रीज़ कर रही है, तो हमारे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो तब हम कह सकते हैं कि वाक़ई हमारा मॉडल अच्छा ट्रेन हुआ। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा था कि हमने कहा कि अब हमने प्रेडिक्शंस भी करनी है, तो हमने अपना जो मॉडल ट्रायंगल डॉट प्रेडिक्ट के फंक्शन से हमने एक्स टेस्ट पे क्या कर लिया, प्रेडिक्शंस कर ली और देन उसके बाद हमारे पास वाई एक्यूरेसी को दोबारा कहने के ओवरऑल चेक करने के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास जो वाई प्रेडिक्शंस के आंसर आए थे और जो वाई टेस्ट हमने स्प्लिट किया था, उस दोनों पे हमने एक्यूरेसी स्कोर को अप्लाई किया और वो भी हमारे पास जो एक्यूरेसी हो गया ये 79% आ गया। देन उसके बाद हमने मैटप्लोट्लिब की लाइब्रेरी से इम्पोर्ट किया और हमने कहा कि हम अपने जो लॉसेस वगैरह हैं उनको विजुअली देख लेते हैं कि वहाँ से भी हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। तो ये देखिए जब हमारे पास क्या हुआ कि हमने जो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब हमारी इपॉक्स अभी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम हमारे पास ये लॉसेस बहुत ज़्यादा थे और आस्ता-आस्ता जैसे ये 8-10 तकरीबन उसके बाद इपॉक्स के बाद हमारी जो एक्यूरेसी थी या जो लॉस सॉरी यहाँ पे हम कैलकुलेट करते वो कम होते गए और फिर वो तकरीबन 0.5 के बाद ऑलमोस्ट फिक्स ही रहे हैं, यानी कि फ्लैट ही रहे। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हम हमारे मॉडल में अभी भी कुछ कमियाँ हैं कि हमारे पास जो लॉस मज़ीद हम कम नहीं कर पाए। नो डाउट कि हमारी एक्यूरेसी बेहतर हो गई है, लेकिन हमारे पास जो लॉस की वैल्यू वो उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे 0.51 यानी कि 51% तक लॉस था और वैलिडेशन लॉस भी उसी के अकॉर्डिंग है और यही चीज़ हमारे पास ग्राफ में भी शो हो रही है। तो क्योंकि इसकी जो एक वजह है वो ये भी हो सकती है कि हमने अपने जो डाटा सेट है उसको उस तरह से प्रॉपर्ली प्री प्रोसेसिंग उसकी नहीं की, उसकी नॉन वैल्यूज़ वगैरह चेक नहीं की और साथ ये भी हो सकता है कि हमारे पास अपने डाटा सेट छोटा भी हो, स्मॉल डाटा सेट हो तो उसपे भी डीप लर्निंग के मॉडल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि जब हमने डीप लर्निंग स्टार्ट की थी फर्स्ट क्लास में तो उसमें भी हमने यही चीज़ देखी थी कि हमने जो है डीप लर्निंग बिग और कम्प्लेक्स डाटा सेट्स जो होते हैं उन पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और जो स्मॉल टास्क होते हैं वो हम मशीन लर्निंग के मॉडल के थ्रू ही स्टिल जिस तरह एसवीएम वगैरह हो गया उनके थ्रू ही बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपको याद होगा कि हमने ये लेयर्स बनाई थी, तो हर लेयर में हमने कहा था कि कोई ना कोई वेट की वैल्यू कैलकुलेट होती है और देन उसके बाद वो वेट्स की वैल्यू क्या अपडेट होती है उनको भी हम देख सकते हैं। वो अब हमने कैसे देखनी है, हमारे पास मॉडल जो हमने ट्रेन किया है उसमें हमारे पास मॉडल डॉट लेयर्स के थ्रू हमने क्या किया, लेयर ऑफ ज़ीरो, अब यानी कि जो हमारी पहली लेयर थी जिसमें आपको याद होगा जहाँ पे हमारे पास 33 वेट्स थे और हमने डॉट गेट वेट्स का फंक्शन
कॉल किया और हमारे पास ये देखें 33 वेट्स जो है वो हमारे पास इसने शो कर दिए हर इनपुट के लिहाज से। और उसके बाद साथ ही इसने हमारे पास क्या किया है, आखिर पे 22 जो 3 टर्म्स थी उनकी वैल्यूज भी इसने हमें शो कर दी है, वो दिखा रही है। यानी कि हमारा मॉडल जो ट्रेन हुआ है उसके बाद उसकी जो वेट और 22 की वैल्यूज़ अपडेट हुई है वो भी उसने हमें दिखा दी। अच्छा, अब अगर आपको याद होगा तो हमने आज कहीं पे भी वेट्स और 22 की वैल्यू खुद से नहीं दी है। आपको याद होगा जो हम पहले परसेप्ट्रॉन को भी जब ट्रेन किया था, या जो लास्ट क्लास थी उसमें हम जब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को भी देख रहे थे, जब जिसमें हमने एक्सऑर पे जो हमारे पास एक्सऑर गेट था उसको जब हम ट्रेन कर रहे थे उसके डाटा के ऊपर, तो तब भी हमने हिडन लेयर्स वगैरह इन सब के आउटपुट लेयर्स वगैरह इन सब के जो वेट और बाइस की वैल्यू थी खुद रैंडमली सिलेक्ट की थी। तो अब वहाँ पे हम क्योंकि स्क्रैच से काम कर रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए जिस तरह sklearn की लाइब्रेरीज होती हैं मशीन लर्निंग में, वो हमारे लिए मॉडल को अप्लाई करना, रजिस्ट्रिक रिग्रेशन वगैरह इन सब को एसवीएम को ईज़ी कर देती हैं। इसी तरह हमारे पास जो टेंसरफ्लो के रास हैं ये भी हमारे लिए इस चीज़ों को आसान कर देती हैं कि हमें खुद से हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती, प्री बिल्ट चीज़ें इसमें होती हैं। तो हम उसमें जो पैरामीटर पास होते हैं उनकी वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास कैसे मॉडल परफॉर्म कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके वेट्स वगैरह भी देख सकते हैं। अब लेट्स से आपका भी टास्क ये होगा नेक्स्ट क्लास से पहले, एक तो वीकेंड भी है तो आपने भी ट्राई करना है कि आप भी कोई सैम्पल डाटा सेट लें और उसके ऊपर सिक्वेंशियल ये मॉडल कोई बनाएं, और उसमें आपने मुख्तलिफ वेरिएशंस करके चेक करनी है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अभी हमारे पास जो है था वो एक जो हमने मॉडल है उसमें 2 लेयर्स थी, और साथ उसमें हमने जो नंबर ऑफ़ नोड्स थी हम वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह 11 न्यूरॉन्स रख लेता हूँ, तो देन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं वो 144 हो गए, और पहले हमारे पास वो कितने थे, 40 थे आई थिंक सो। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ नोड्स इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास वेट और बाइसेस की वैल्यू भी हो जाएंगी, इंक्रीज़ होती जाएंगी। क्योंकि यहाँ आपको याद होगा कि हमने देखा है किस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स के साथ किस तरह से वो इनपुट्स कनेक्टेड थे, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वेट और बाइसेस उसके साथ आ जाते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे जो है कर सकते हैं, कह लें कि न्यू लेयर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक और लेयर ऐड करते हैं यहाँ पे, तो हमने अब हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास फर्स्ट लेयर थी, देन हमारे पास ये सेकंड लेयर आ गई, और देन हमारे पास पर आउटपुट लेयर हमने रख ली, थर्ड लेयर रख ली, और सेकंड में भी अब हमने क्या किया कि हमने अभी 11 की रहने दिए पैरामीटर्स। तो अब अगर हम मॉडल डॉट समरी देखें तो अब देखें आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास किस तरह से लेयर्स क्या हो गई हैं, इंक्रीज़ कर गई है। तो हमारे पास 11 लेयर्स हैं, फिर 11 न्यूरॉन्स हैं, देन फिर दोबारा 11 न्यूरॉन्स हैं सेकंड लेयर में, और थर्ड लेयर में हमने एक न्यूरॉन रखा था। तो अब हमारे पास जो टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स हो गए वो 276 आ गए। तो ये उसी तरह आएंगे जैसे हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या हो रहा होगा कि जो हमारे पास पहला फर्स्ट लेयर थी उसमें 11 इनपुट्स थी, और उसको हमने कहा था कि वो हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे 11 न्यूरॉन से। देन हमारे पास क्योंकि ये 11 नोड्स हैं तो इसके अलावा जो 22 की वैल्यू होगी वो भी 11 ऐड होगी। तो ये टोटल हमारे पास मेरे ख्याल से ये बन जाएंगे 1, और एक क्योंकि हमारे पास 22 टन में यहाँ से 133 समथिंग बनते हैं। D1 प्लस या 132 आई थिंक। इसी तरह सेकंड लेयर के लिए भी अगर हम देखें तो उसमें भी सेम है। और जो हमारे पास थर्ड लेयर थी अलबत्ता उसमें हमारे पास अब इनपुट्स तो 11 थी, लेकिन हमारे पास न्यूरॉन उसमें एक था, और 22 टन भी उसमें क्या 1 है। तो ये हमारे पास 12 आ रहा है। तो ये अगर हम देखें तो 132 प्लस 132 64 और 12 276 टोटल बनते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो टोटल जो पैरामीटर्स हैं ट्रेनेबल पैरामीटर वो 276 शो करें, यानी कि अब की बार हमारे पास इतने ज़्यादा जो वेट्स हैं बाइस उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। और ये सारा काम भी इतनी जल्दी हो रहा होता है, और उसके पीछे सारी जो मैथ वगैरह थी वो आपने देखी है।
कि किस तरह से वो ग्रेडेड डिसीजन के स्टेप्स वो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं और एरर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हमने प्रैक्टिकली भी उसको देखा और सीक्वेंशियल एपीआई के थ्रू, टेंसर फ्लो के थ्रू हमने इसको ईज़ी वे में इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी देखी। तो अब आपने भी इस तरह ही करना है कि आपका टास्क भी यही है नेक्स्ट क्लास के लिए, कि आपने नेक्स्ट क्लास में हर बच्चे ने या हर स्टूडेंट ने सबसे पहले क्या करना है हमारे पास, कि कोई ना कोई डाटा सेट आपने केगल से डाउनलोड करना है और उसके ऊपर आपने एक मॉडल ट्रेन करके दिखाना है, और फिर उसके जो वेट्स की वैल्यू है वो भी आपने शो करानी है, और ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं। फिर बाकी अब इसकी जो मज़ीद थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो हम फिर नेक्स्ट क्लास से मंडे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कोई चीज़ पूछनी हो या कोई सजेशंस? आप कोई डाटा सेट देंगे या हम अपनी मर्जी से देख लें, कोई भी कोई सजेस्ट अपनी मर्ज़ी से करेंगे? कोई भी, अपनी मर्ज़ी से बेशक कोई भी देख लें कैगल से, या बेशक की जो कस्टमर चंद के नाम से अगर आप सर्च करते हैं कैगल पे तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा चलें, ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, देन यहीं पे फिर हम अपनी क्लास एंड करते हैं आज की। अल्लाह हाफ़िज़।